हेलो। हाँ जी बच्चों, तो हम लोगों ने एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर स्टार्ट कर रखे थे, आई थिंक, है ना। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर स्टार्ट कर रखे थे। तो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर में अपन आगे चलते हैं बेटा, है ना। 4 एलोट्रॉप्स लिखाए थे, है ना। अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, प्लास्टिक सल्फर एंड मिल्की सल्फर। एम आई राइट? ये लिखाए थे बच्चों मैंने आप लोगों को। हम्म। नेक्स्ट वन लिखिए, अल्फा एंड बीटा सल्फर। अल्फा एंड बीटा सल्फर both are insoluble, both are insoluble in water, both are insoluble in water, but soluble in carbon disulfide. And sulfur, both are insoluble in water but soluble in carbon disulfide. आगे लिखो। आगे देखो बच्चों, अल्फा एंड बीटा सल्फर, है ना। ये जो है बच्चों वो क्या करते हैं, S8 रिंग होती है, ठीक है ना। S8 रिंग होती है इनकी स्ट्रक्चर में। इन इट्स स्ट्रक्चर कौन सी रिंग होती है? S8 रिंग होती है बच्चों, जो जिसको बोलते हैं पकड़ स्ट्रक्चर। पकड़ का मतलब समझते हैं आप? पकड़ का मतलब समझते हैं? पकड़ का मतलब क्या होता है? पकड़ का मतलब होता है फोल्डेड स्ट्रक्चर। पकड़ का मतलब क्या होता है? फोल्डेड स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग जैसे मान लीजिए, आप अपने कपड़े प्रेस करने के लिए धोबी को देते हो, तो धोबी क्या करता है? कपड़ों को एकदम फोल्ड करके देता है अच्छे से आपको। कपड़े फोल्ड करके देता है। पकड़ होता है कि नहीं होता है? और जब अपन उसको पहनते हैं तो वो पूरा खुल जाता है, फिर समझ में आ गया? जब अपन उसको पहनते हैं तो वो पूरा खुल जाता है कि नहीं खुल जाता है? आगे के समझ में क्या कहना चाहता हूँ? पकड़ का मतलब फोल्डेड होती है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा, देखो ये स्ट्रक्चर होती है इस तरह की, ऐसी स्ट्रक्चर क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, होती है बच्चों। ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरह की स्ट्रक्चर है, देखो ऐसा ही था ये क्राउन। क्राउन ऐसा ही था। जब अपन इस क्राउन को देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर में देखिए इस तरह से, ठीक है। ये तो होती है बच्चों अल्फा सल्फर। अब बीटा सल्फर में देखो बच्चों क्या होता है। बीटा सल्फर में क्या होता है इसको समझो। बीटा सल्फर में ये जो रिंग है, ठीक है ना। बीटा सल्फर में ये जो रिंग है वो एक दूसरे की तरह से अपोजिट होती है, ठीक है ना। ऐसे अपोजिट है, ऐसे। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? ऐसे, ठीक।
तो अब देखो बच्चों क्या है मामला, समझो कि ये बीटा सल्फर है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ बच्चों, अल्फा एंड बीटा सल्फर के अंदर किस में पैकिंग अच्छी, अल्फा एंड बीटा सल्फर में किस में पैकिंग अच्छी होगी? अल्फा में अच्छी होगी ना। बीच में स्पेस कम होगा, देखो बीच वाला जो स्पेस है इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा, या स्पेस ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? समझ में आया मामला? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो होगी पैकिंग होगी, होगी कि नहीं होगी? एकदम इफेक्टिव पैकिंग होगी। ये क्या है बच्चों? ये लेस एफिशिएंट पैकिंग है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ बच्चों, पैकिंग अल्फा सल्फर की बेटर है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। बोलो बच्चों, इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। क्या सही बोल रहा हूं मैं? लेस वॉल्यूम मोर वॉल्यूम, बोलो बच्चों, है ना। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, बताओ तो डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई? डेंसिटी अल्फा एंड बीटा सल्फर में से किसकी ज्यादा हुई? बोलो, देखो जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी ना, का वॉल्यूम ज्यादा है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, इसका वॉल्यूम कम है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो डेंसिटी अल्फा की ज्यादा हुई बच्चों, ठीक है। एंड स्टेबिलिटी बताओ, स्टेबल कौन ज्यादा होगा? कॉमन सी बात है, जो जितना ज्यादा आपका डेंस रखता है अल्फा ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, बीपी एंड एमपी की अगर बात करें तो भी अल्फा की ज्यादा होती है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा। ये बच्चों समझ में आ गया? ऐसे समझो बच्चों, दो गिलास है, आपको दो गिलास को एक दूसरे के अंदर डाल रहे हो और एक एक दूसरे के अपोजिट लेके बैठ रहे हो आप। इक्वल साइज की गिलास को एक दूसरे के अंदर डाल रहे हो, कुछ तो अंदर जा सकती है, लेकिन जैसे ही आप उनको एक दूसरे के अपोजिट ले आओगे तो मतलब ही नहीं है ना, एकदम ही अंदर नहीं जाएगी ना। बोलो बच्चों, समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? हाँ भैया, हो गया। ये समझ में आ गया बच्चों? ये समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, अब एक नोट लगा के पॉइंट लिखो, नोट लगा के पॉइंट लिखो। लिखो एट 1000 Kelvin टेम्परेचर, at 1000 Kelvin temperature, at 1000 Kelvin temperature, vapor of sulfur, vapor of sulfur, vapor of sulfur contains, vapor of sulfur contains S2 molecules, S2, S2 molecules, which is, which is, which is paramagnetic, which is paramagnetic, which is paramagnetic, similar to O2, similar to O2, due to,
due to presence of due to presence of unpaired electron in pi star anti-bonding molecular orbital. Pi star anti-bonding molecular orbital. आप लोगों ने लास्ट में बच्चों एमओटी पढ़ी होगी। एमओटी जब पढ़ी थी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक थी, याद है क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी आपने लास्ट, याद करो। तो वहां आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि उसके आप याद करो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना। देखो बच्चों ये तीन बड़े काम के हैं, B2 है ना, O2 S2, इनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। B2 O2 S2 B2 O2 S2, ठीक है ना। B2 O2 S2 ये तीनों इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं, स्टिल दे आर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको याद कैसे रखोगे, देखो याद रख सकते हो BOS, बोस बन गया क्या? बोस बन गया बच्चों। देखो पैरामैग्नेटिक आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है ना। ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक तो ध्यान रखो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। और इन तीन को याद रखो, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और इन तीन को याद रखो, ये आपके पैरामैग्नेटिक, ये आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। हो गया भाई लोगों, हो गया बच्चों। बोस याद रखना बच्चों, बोस याद रखोगे, B2O2S2, बोस इज पैरामैग्नेटिक, बोस इज पैरामैग्नेटिक, B2O2S2, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, एक चीज और समझो, बच्चों आपका संडे को जो पेपर है उसमें पी ब्लॉक ही आएगा, ठीक है ना। पी ब्लॉक के साथ साथ वापस एक बार मैं पीरियोडिक टेबल दे देता हूँ, ठीक है ना। पी ब्लॉक के साथ साथ वापस एक बार आपको पीरियोडिक टेबल दे देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको आप पढ़ लोगे वापस उसको, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक तो S8 रिंग थी, ठीक है, एक S6 रिंग भी होती है। संडे को एलन का है, संडे संडे एलन का है, अच्छा चलो, तो फिर अगले संडे लेंगे पेपर आप, फिर तो मतलब नहीं। देखो ये तो बच्चों कैसी स्ट्रक्चर है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है, और ये आपको पता होगा ये चेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट दोनों संडे एलन है, नेक्स्ट दोनों संडे एलन है, अच्छा
तो बेटा आप क्या करेंगे बताओ। अपन ऐसा करेंगे, इसी संडे को अपन इसी संडे को पेपर ले लेते हैं और इवनिंग के टाइम में रख लेंगे। इसी संडे पेपर ले लेंगे और इवनिंग के टाइम में रख लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इवनिंग में रख लेंगे, मॉर्निंग में नहीं रखेंगे, ठीक है। टाइम प्लेस नहीं करेंगे, सिर्फ पी ब्लॉक ही दे देंगे, पी ब्लॉक एंड पीरियोडिक टेबल। चलो देखो बच्चों, ये तो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है। ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे ना बेटा, 1 तारीख से ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे, गवर्नमेंट ने अपने को अलाउ कर दिया, तो अब करेंगे, कंफर्म करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस आपकी 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। पेपर भी ऑफलाइन होगा फिर, ये तो पेपर ऑनलाइन ही है। ये जो लास्ट पेपर जो अभी लेंगे, ये संडे कौन सी डेट को आएगा? 1 को थोड़ी ना आएगा, 1 से पहले आ जाएगा ये तो। हाँ 29 को आएगा, ठीक है। अब यार बातें मत लगाओ प्लीज। देखो ये स्ट्रक्चर है बच्चों इसकी, ठीक है ना। ये आपकी चेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसी। ऐसी स्ट्रक्चर बच्चों आप लोगों ने कहीं पढ़ी थी कि याद करो। ऐसी स्ट्रक्चर आप लोगों ने कहाँ पढ़ी थी, थोड़ा सा याद करो, दिमाग लगाओ। भगवान ने आपको दिमाग दिया है। साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर पढ़ते थे आप? याद करो, साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर पढ़ी। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी ना। चेयर एंड बोर्ड फॉर्म, वेरी गुड। चेयर एंड बोर्ड फॉर्म, ये वही है। तो हो गया बच्चों सल्फर की स्ट्रक्चर कंप्लीट। सल्फर की स्ट्रक्चर हो गई। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों। ऑक्साइड ऑफ चेल्कोजेन फैमिली। ऑक्साइड ऑफ चेल्कोजेन फैमिली। ऑक्साइड्स ऑफ चेल्कोजेन फैमिली। अब देखो बच्चों, चेल्कोजेन फैमिली के ऑक्साइड्स की बात करें तो देखो बच्चों, ये 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स बनाते हैं। 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। सबसे पहला है डाई ऑक्साइड। डाई ऑक्साइड जैसे देखो SO2, SeO2, TeO2। डाई ऑक्साइड का मतलब समझते हैं आप? डाई ऑक्साइड का मतलब जिसमें 2 ऑक्सीजन हो, सिंपल सी बात है। फिर देखिए ट्राई ऑक्साइड। ट्राई ऑक्साइड किसको बोलेंगे? जिसमें 3 ऑक्सीजन हो। ठीक है, ठीक है। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? अब देखो बच्चों सुनो। हाँ जी, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे ऑल आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ऑल आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है बच्चों, समझ में आता है? समझ में आता है? अब देखो बच्चों सुनो, इन 2 ऑक्साइड को अपन ये हमारे सिलेबस में SO2 एंड SO3। एक बार बताओ बच्चों, ये कौन सा एसिड पढ़ा था, याद है क्या?
सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 पढ़ा था क्या? सल्फ्यूरस एसिड पढ़ा था। इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो तो ये बचेगा, ये बचेगा बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड, सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड याद है क्या? बताया था मैंने, किसी भी कंपाउंड में जो भी आपकी हाइड्रोजन हो उसको वाटर की फॉर्म में बाहर निकाल दो, ठीक है। फिर आओ देखो बच्चों, H2SO4, ये मेरे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें से वाटर बाहर निकाल दो, ये मिल गया SO3, इसको क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड, सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। गॉट इट? बच्चों समझ में आता है? बच्चों समझ में आता है? ठीक है। हाँ भैया, अब देखो बच्चों सुनो, अगर SO2 की करूं तो SO2 में ये स्ट्रक्चर है बच्चों, SO2 में ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है बच्चों SO2 के अंदर। तो SO2 में आप बताओ बच्चों, इस सल्फर के पास 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, हाइब्रिड स्टेट sp2 आ गई क्या? देखो बच्चों, 2 सिग्मा है और 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन तो sp2 आ गया, आ गया क्या? बोलो बच्चों sp2 आ गया क्या? ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर आपको बात करनी हो कि टोटल बॉन्ड्स कितने, टोटल बॉन्ड्स कितने, टोटल बॉन्ड्स 4 है। टोटल बॉन्ड्स का मतलब कितने सिग्मा कितने पाई, तो 2 सिग्मा 2 पाई है, 2 सिग्मा 2 पाई है क्या? तो अब देखो बच्चों सुनो, इसके ये जो बॉन्ड्स है वो कैसे बनेंगे समझे आप? एक बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए, आपको जितने बॉन्ड बनाने हैं, आपको जितने बॉन्ड बनाने होते हैं उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। जितने टोटल बॉन्ड्स बनाने होते हैं उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। हमें टोटल बॉन्ड्स कितने बनाने हैं बच्चों बताओ? 4 बॉन्ड बनाने। आपके सामने मैंने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं? आपके सामने मैंने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं? 4 दिखा रखे हैं। अब देखो बच्चों, आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ये तो चला गया इसके अंदर, चले गए बच्चों, ये तो चले गए, ये तो इस तरह से आ गए बच्चों। देखो ये तो हो गया लोन पे, और ये दोनों क्या हो गए? ये बनाएंगे 2 सिग्मा बॉन्ड, बना देंगे। अब देखो बचे हुए जो दोनों पाई बॉन्ड है ना, ये दोनों क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे 2 पाई बॉन्ड्स, बनाएंगे क्या? बनाएंगे बच्चों, बनाएंगे क्या? बनाएंगे। तो एक बार बताओ बच्चों, ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होता है? पी में होता है या डी में होता है या एस में होता है? ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, पी में या डी में? पी में होते हैं। तो देखो, सल्फर का पी एंड ऑक्सीजन का पी, सल्फर का पी ऑर्बिटल एंड ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल। तो देखो बच्चों SO2 की जो स्ट्रक्चर है ना,
SO2 के स्ट्रक्चर में देखो, आपका एक तो होगा पी पाई बॉन्ड, ठीक है। क्यों? एक तो यहां से पी ऑर्बिटल काम आ रहा है और ऑक्सीजन का पी काम आएगा। एक कौन सा होगा? एक होगा आपका पी पाई डी पाई बॉन्ड, एक होगा पी पाई और एक होगा पी पाई डी पाई बॉन्ड। समझ में आएगा? एक तो पी ऑर्बिटल बनाएगा और एक इसका डी ऑर्बिटल बनाएगा। समझ में आई क्या बात? अब इसी तरह से देखो बच्चों, बात करते हैं SO3 की। तो SO3 में ये स्ट्रक्चर है बच्चों। SO3 में ये स्ट्रक्चर है आपके सामने, है बेटा। तो SO3 में एक बात बताओ, अगर मैं इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो हाइड्रेट स्टेट sp2 होगी क्या? हाइड्रेट स्टेट तो sp2 होगी। अब देखो बच्चों, बताओ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताओ। चलो देखो, 3 सिग्मा प्लस 3 पाई, 3 सिग्मा प्लस 3 पाई, तो 6 बॉन्ड के लिए हमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बता दीजिए। चलिए फटाफट, 6 बॉन्ड के लिए हमें 6 अनपेयर्ड देखो चाहिए, चाहिए बच्चों। अब देखो, ये 3 तो चले गए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। अब देखो बच्चों, ये जो तीनों है ना, वो क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे, बनाएंगे ना? ये जो तीनों हैं वो पाई बॉन्ड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बोलो बच्चों, पाई बॉन्ड बनाएंगे, बनाएंगे क्या? तो देखो, एक पाई बॉन्ड इसका पी ऑर्बिटल बना रहा है, तो SO3 की स्ट्रक्चर में देखो, एक तो होगा पी पाई बॉन्ड होगा। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं 2 जो होंगे वो होंगे डी पाई पी पाई बॉन्ड? बोलो बच्चों, डी पाई पी पाई जो बोला मैंने, समझ में आया? डी पाई पी पाई बोला, समझ में आया आप लोगों को? अरे समझ में आया क्या? हो गया बच्चों? हो गया है क्या? समझ में आ गया बच्चों? हो गया बेटा? आगे चले? ठीक है, देखो बच्चों सुनो, हटा दो इनको, बाकी सबको।
देखो बच्चों सुनो, SO3 आपको दो फॉर्म में मिल सकता है, साइक्लिक फॉर्म है ना। साइक्लिक फॉर्म में देखो ये इस तरह से मिलता है, ये ऐसे, ये इस तरह से मिल रहा है। तो इसमें इसके 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, ठीक है। अब बताओ बच्चों, इसकी साइक्लिक फॉर्म के अंदर, इसकी साइक्लिक फॉर्म के अंदर बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी साइक्लिक फॉर्म के अंदर सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ साइक्लिक फॉर्म के अंदर। दिख रहा है बच्चों, एक सल्फर ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे, sp3 आएगा ना, sp3 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना बच्चों, बोलो। तो अब देखो बच्चों, अब मुझे बताओ एक सल्फर ने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे, काउंट करके बताओ। एक सल्फर ने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4 6 कितने हैं? सिग्मा पाई सारे काउंट करके बताओ। 6 है ना, 6 है ना बच्चों। अब देखिए बेटा, देखो ये 4 तो चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, चले गए, ये 4 तो चले गए हाइब्रिडाइजेशन में। तो बच्चों जो पाई बॉन्ड बनेगा वो यहां से बनेगी क्या? जो पाई बॉन्ड बनेगा वो इधर से बनेगा क्या? जो पाई बॉन्ड बनेगा वो इधर से बनेगा क्या? बोलो। तो आप बताओ बच्चों, टाइप ऑफ पाई बॉन्ड क्या होगा? टाइप ऑफ पाई बॉन्ड क्या होगा? टाइप ऑफ पाई बॉन्ड क्या होगा? देखो पी तो काम आएगा नहीं पाई बॉन्ड में, सिर्फ डी काम आएंगे ना, पी तो काम नहीं आएंगे, पी तो आएगी नहीं, हम बचा हुआ पाई बॉन्ड बनाएंगे तो सिर्फ क्या होंगे? डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई। बोलो बच्चों, डी पाई पी पाई होगा ना, इसका डी काम आएगा, ऑक्सीजन का तो पी काम आएगा ना। अरे ऑक्सीजन में तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन पी में ही होते हैं ना बच्चों, ऑक्सीजन में तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन पी में होते हैं। और ये कितने हैं देखो, 6 बॉन्ड है, काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 है बच्चों, 6 बॉन्ड है क्या? 6 बॉन्ड है क्या? ठीक है, चलिए जी। तो ये बात हमने कर ली इनकी स्ट्रक्चर की। अब आप हेडिंग डालो बच्चों, हेडिंग डालो, लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ SO2, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ SO2, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ SO2। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ SO2, ठीक है। तो देखो बच्चों, SO2 का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सुनिए। SO2 का प्रिपरेशन किस किस मेथड से कर सकते हैं? सल्फर को ऑक्सीजन के साथ बर्न करो, क्या मिल जाएगा? SO2 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये याद है क्या बच्चों? ये FeS2 की रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताई थी क्या? FeS2 की रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताई थी क्या?
ये कौन सा कंपाउंड है बच्चों, याद है क्या? FeS2 को हमने क्या नाम दिया था बताओ? फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना, आयरन पायराइटीज, है ना, याद है? अब देखो बच्चों क्या होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन होगा तो आयरन का ऑक्साइड बनेगा Fe2, सल्फर का होगा तो बनेगा SO2। दो आयरन है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया मैंने, लगा दिया। तो अब टोटल सल्फर 4 हो गई, यहाँ 4 लगा दो। तो देखो 8 and 3 11 हो गई, तो ये क्या हो गया 11/2 O2 हो गई। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, बोलो बच्चों। लाइकवाइज देखो, मेरे पास ये सोडियम सल्फाइड है, मेरे पास ये सोडियम सल्फाइड है, ठीक है। इस सोडियम सल्फाइड को मैंने ट्रीट किया HCl के साथ, तो देखो बच्चों क्या होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ कैसे चला जाएगा, देखो 2 moles ऑफ NaCl प्लस H2SO3, और ये जो H2SO3 है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिकम्पोज हो जाता है, H2O प्लस SO2, H2O प्लस SO2। हाँ भैया, नोट कर लिया बच्चों, नोट कर लिया? हाँ जी। अब आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ SO2, प्रॉपर्टीज ऑफ SO2। प्रॉपर्टीज ऑफ SO2, देखो बच्चों सुनो, ये क्या है बच्चों, देखो इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होती है ये, पंजेंट स्मेल होती है इसकी, एंड सफोकेटिंग होती है। अगर ये इन्वायरमेंट में इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना, तो सफोकेशन होने लग जाता है बच्चों, सफोकेशन होने लग जाता है, सफोकेशन होने लग जाता है, ठीक है ना, ठीक है। आगे एक बात बताओ बच्चों, SO2 पोलर, पोलर आपकी SO2 पोलर गैस है या नॉन पोलर गैस है, ये बताओ। SO2 एक पोलर गैस है या नॉन पोलर है, कौन बताएगा? SO2 पोलर है बच्चों, इसका म्यू 0 नहीं होता, क्योंकि SO2 में लोन पेयर था, याद है क्या? SO2 की स्ट्रक्चर आपने देखी थी बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, SO2 की स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर है, लोन पेयर के कारण इसका म्यू जो है ना, वो अमोनिया से भी ज्यादा आता है। SO2 का जो म्यू है ना, वो अमोनिया से भी ज्यादा आता है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए बच्चों, लिखिए SO2 इज ए पोलर गैस, SO2 is a polar gas due to presence of, due to presence of lone pair of electron, lone pair of electron
lone pair of electron in sp2 hybridized orbital. In sp2 hybridized orbital. So it can be liquefied easily. So it can be liquefied easily. So it can be liquefied easily. आगे लिखो, लिखिए SO2 and CO2 both are SO2 and CO2 both are highly soluble in water. Both are highly soluble in water. देखो बच्चों, SO2 हो चाहे CO2 हो, आप जब इनको वाटर में लोगे तो आप इनको ऐड करके लिखो, देखो SO2 H2O क्या मिल जाएगा, H2SO3 या H2CO3, H2SO3 या H2CO3 मिल गया। सल्फ्यूरस एसिड मिल गया बच्चों, बताओ सल्फ्यूरस एसिड मिल गया। अब देखें बच्चों, सुनो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर मान लो मैं ये लेता हूं, ये SO2 है और ये मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, तो बताओ SO2 एंड O2 रिएक्ट कर जाएंगे क्या, SO2 एंड O2 रिएक्ट कर जाएंगे क्या, बोलो SO3 बन जाएगा, क्या दिक्कत है। अपने यहाँ पे कैटलिस्ट काम लिया था, याद करो, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, एक कैटलिस्ट काम लिया था क्या, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। कौन सा प्रोसेस डिस्कस किया था हम लोगों ने, कौन सा प्रोसेस डिस्कस किया था हम लोगों ने, बताओ। याद है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ाया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा अब देखो, SO2 को मैंने क्लोरीन के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, जो यहाँ कैटलिस्ट का काम करेगा और बन जाएगा SO2Cl, क्या मिल जाएगा, SO2Cl2, क्या मिल जाएगा, SO2Cl2, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। तो क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अब एक बात बच्चों, जब अपन इस SO2Cl2 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है ना, जब अपन इस, एक क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H plus ions will produce by 1 mole of SO2Cl2
on hydrolysis. SO2Cl2 on hydrolysis. बताओ भैया। बोलो बच्चों। देखो कैसे करोगे, सुनो। ये SO2Cl2 है, ठीक। इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया, यहां से ये मिल गया 2 moles of HCl and H2SO4. 2 moles of HCl and H2SO4 क्या मिल जाएगा? 2H plus 2Cl minus 2H plus and सल्फेट। तो आपको क्या मिल गई? 4 moles of H plus आयन मिल गए क्या? 4 moles of H plus आयन मिल गए क्या? हो गया बच्चों? हो गए क्या? देखो बेटा 2 मोल HCl मिले, 1 मोल H2SO4 मिला। 2 मोल HCl से 2H और 1 मोल H2SO4 से भी 2H। 2 and 2 कितने हो गए? 4 मोल हो गए क्या? 4 मोल हो गए क्या? बोलो बच्चों। ठीक है, ओके। चलिए अब आप लिखिए, लिखो रिएक्शन विद NaOH। हेडिंग डालो रिएक्शन विद NaOH, ठीक है। NaOH के साथ जो रिएक्शन है ना वो समझते हैं अपन। देखो बच्चों सुनो, आप चाहे CO2 लो और चाहे SO2 लो, आपको NaOH के साथ ट्रीट करना है। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी किसी ऑक्साइड को आप हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है क्या, कि हाइड्रोक्साइड को भी किस में कन्वर्ट कर लिया करो, बताओ। हाइड्रोक्साइड को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, हाइड्रोक्साइड को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो इस NaOH से क्या मिलेगा? Na2O plus H2O, दो मॉलिक्यूल लेके ऐसे कर दो। अब देखो इस Na2O को इसके साथ जोड़ूंगा तो मिल जाएगा Na2SO3, CO2 के साथ जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? Na2CO3। साथ में जो वाटर है वो आप इधर लिख लो। समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? बच्चों ये रिएक्शन समझ में आई? ये रिएक्शन समझ में आई क्या? ये रिएक्शन समझ में आई क्या? ओके। अब देखो बच्चों सुनो, अब देखो इफ SO2 oblique CO2 in excess amount, then reaction
takes place further if SO2 and CO2 in excess amount then reaction takes place further। अब आगे कैसे होगी समझो, आपका क्या बना हुआ था Na2SO3 या Na2CO3, अब आपके पास SO2 या CO2 और अमाउंट में है, ठीक है। अगर और अमाउंट में है तो क्या होगा, तो अब देखो बच्चों सुनो, आप इसको और वाटर को, इसको एक बार मुझे बताओ ऐड करके लिखो क्या बनेगा, Na2SO3 SO2 H2, इनको सबको ऐड करके बताओ क्या बनता है ओवरऑल, बताओ। देखो कितने सोडियम है, 2 सोडियम है तो मैंने लिखा 2 सोडियम। हाइड्रोजन कितने बच्चों इन तीनों मॉलिक्यूल्स में अगर देखो तो इन तीनों में हाइड्रोजन के कितने एटम है बताओ, 2 है, ऐसा लिख सकता हूँ Na2H2। अच्छा बताओ सल्फर 2 हो जाएगा क्या, 1 and 1 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 and 2 5 and 1 ये 6 हो गया क्या, ऐसा लिखेंगे बच्चों Na2H2S2O6 ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसको अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा क्या बताओ NaHSO3, सिंपल रेशियो में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा क्या, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 2226 ऐसा आ जाएगा क्या, आ जाएगा बच्चों। इसको क्या बोलते हैं पता है क्या, तो बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो ये सोडियम है, ये हाइड्रोजन है, SO3 है, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलेंगे, ठीक है। अगर CO2 होता तो क्या मिल जाता NaHCO3, तो क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। बच्चों समझ में आई क्या, अरे बच्चों समझ में आए क्या, हाँ भैया, तो लिखो, लिखिए CO2 एंड SO2, CO2 and SO2, CO2 and SO2 have similar behavior with water and alkalis, with water and alkalis, with water and alkalis, alkali बेस के साथ है ना। बच्चों समझ में आ गया, बच्चों समझ में आ गया क्या, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आती है एग्जाम में। अच्छा बच्चों बताओ, एक बार बताओ बच्चों, इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक हो सकती है, इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक हो सकती है बताओ, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं पता है क्या, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं,
6 होते हैं, याद करो मैंने लिखा था -2 to 6। वेरी गुड, मैंने लिखा था बच्चों -2 to 6। अच्छा बच्चों बताओ, SO2 की होती है +4। SO2 में सल्फर की +4 है क्या? SO2 में +4 है क्या? तो आप बताओ बच्चों, ये +4 तो कहीं बीच में आ रही है ना, इन बिटवीन -2 एंड +6। बोलो बच्चों, बीच में आ रही है ना? अरे आ रही है क्या? +4 इनके बीच में आ रही है क्या? तो बीच में आ रही है तो वो देखो इधर भी जा सकता है और वो इधर भी जा सकता है, दोनों साइड जा सकता है ना। तो बच्चों जब वो दोनों साइड जा सकता है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यही हुआ कि SO2 आपका ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकता है। उसका रिडक्शन भी हो सकता है, उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है ना। +4 से +6 ऑक्सीडेशन हुआ, +4 से -2 रिडक्शन हुआ, दोनों साइड जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों वे कि नहीं वे? अरे दोनों वे कि नहीं वे नवाबों, बोलो। तो लिखो बच्चों, लिखिए SO2 कैन एक्ट, SO2 कैन एक्ट as oxidizing agent, SO2 can act as oxidizing agent and reducing agent both. Reducing agent both. अब बताओ बच्चों, क्या CO2 काम कर सकता है क्या ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों एजेंट का? बताओ, क्या CO2 ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखो कार्बन, कार्बन जो है वो ऑलरेडी CO2 में देखो +4 से -4 की होगी, है ना। +-4 CO2 ऑलरेडी यहीं पर है, CO2 ऑलरेडी यहीं पर है, तो CO2 तो नहीं कर सकता ना, CO2 तो नहीं कर सकता ना। बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आ गया क्या? तो यहाँ देखो दोनों में डिफरेंस आ गया, यहाँ दोनों में डिफरेंस आ गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट और जेईई दोनों के अंदर। तो लिखो बच्चों, लिखिए CO2 कैन नॉट एक्ट, CO2 कैन नॉट एक्ट both oxidant and reductant, because in CO2 because in CO2 carbon is already in its highest oxidation state. ठीक है बच्चों? अरे बच्चों डिफरेंस समझ में आ गया क्या? अब आप हेडिंग डालो, हेडिंग डालो सबसे पहले रिड्यूसिंग नेचर ऑफ SO2।
reducing nature of SO2. Reducing nature of SO2. लिखो लिखो in the presence of moisture content, in the presence of moisture content, SO2 can act, SO2 can act as reducing agent, as reducing agent because it provides, nascent hydrogen when it reacts with water, when it reacts with water. देखो बच्चों एक बात बताओ, ये मेरे पास SO2 है, ठीक है, और ये मेरे पास सल्फर का मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड होता है H2SO4, ठीक है, SO2 से H2SO4 बनाया। तो मुझे एक चीज समझाओ बच्चों, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 4 ऑक्सीजन है, दोनों में कितनी ऑक्सीजन का डिफरेंस है? दोनों में कितनी ऑक्सीजन का डिफरेंस है? 2 ऑक्सीजन का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आप बताओ, इसको हमें अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है तो कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए अपन क्या करें, सिंपली 2 मोल्स ऑफ वाटर ले लें, सिंपली 2 मोल्स ऑफ वाटर लिया तो क्या होगा, ये जो 2 ऑक्सीजन है वो तो इसके साथ चलेगी, साथ में देखो बेटा क्या मिला आपको, क्या आपको इसने नेसेंट हाइड्रोजन दिया? क्या आपको इसने नेसेंट हाइड्रोजन दिया? क्या बोलो बच्चों, दिख रहा है नेसेंट हाइड्रोजन? और इस नेसेंट हाइड्रोजन के कारण ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर जाएगा, क्या? नेसेंट हाइड्रोजन का रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर जाएगा। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा कैसे, सुनो, तो अपन कैसे समझ सकते हैं? देखो ये जो SO2 है वो खुद तो जा रहा है SO4 -2 में, देखो +4 से +6, यानी इसका खुद का तो हुआ ऑक्सीडेशन। ये दूसरों का कैसे करेगा? देखो ये क्लोरीन को कन्वर्ट कर देगा HCl के अंदर, या जिसको Cl- के अंदर, तो ये 0 है, ये -1, ठीक है। ये Fe+2 को, सॉरी Fe+3 को कन्वर्ट कर देगा Fe+2 के अंदर, है ना, रिड्यूस कर रहा है 0 से -1, Fe+3 से Fe+2 के अंदर। अच्छा, ये जो हमारे पास KMnO4 है, बताओ बच्चों, मैग्नीज की एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है स्टेबल +7 के बाद नेक्स्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? +2। ये इसको कन्वर्ट कर देगा Mn+2, या इसको आप लिख सकते हो MnSO4, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास है K2Cr2O7, एक हमारे पास है K2Cr2O7, तो K2Cr2O7 में देखो क्रोमियम की +6 आती है, क्रोमियम की +6 आती है, जैसे इसकी +7 से +2 है और इसकी +6 है, तो आपको पता है क्रोमियम की एक और स्टेबल कौन सी होती है? +3। डी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा कि +3 क्यों होती है स्टेबल में, आपको Cr+3 इसकी स्टेबल होती है बच्चों, क्यों होती है वो अपन पढ़ेंगे। तो मैं सचदेव इधर कितना हाइड्रोजन लिखे हैं तेरे को? 1 मिनट, सॉरी 4 कर दिए, सॉरी इसको 2 करना बेटा, यहाँ पे 4 कर दिए, 2 कर लेना। हाँ भैया, ये देखो Cr+3 है, या तो Cr+3 लिखो
या आप लिख सकते हो Cr2SO4 की होल प्राइस। ये दोनों क्वेश्चन जेई और नीट में आ चुके हैं। SO2 क्या बना रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन IIT जेई और नीट में आए हुए हैं। ठीक है ना। इसका कलर भी याद रखो आप, ग्रीन कलर। पूछा हुआ ये क्वेश्चन, नीट वालों ने इस क्वेश्चन को पूछ लिया था। तो देखो बच्चों, खुद तो जा रहा है सल्फेट, या जिसको आप बोल सकते हो H2SO4। SO2 किस में जा रहा है, सल्फेट या H2SO4, और ये इस तरह से इसको कर रहे हैं, ये इस तरह से इनको कर रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब अपन इसकी रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, इनकी रिएक्शंस को लिखें। देखो बच्चों, आप बताओ, जैसे मेरे पास ये Fe+3 है, मैंने ये ले लिया बच्चों, Fe2SO4 की होल प्राइस प्लस SO2 प्लस वाटर। ठीक, ये फेरिक सल्फेट है। ठीक है, फेरिक सल्फेट से हम क्या बनाएंगे बताओ, फेरिक सल्फेट यूज करके हम क्या बनाएंगे, फेरिक से क्या बनेगा, Fe+3 से क्या बन रहा है, देखो तो सही। अरे फेरस बन जाएगा ना। ठीक है, मिल गया, देखो फेरस सल्फेट मिल गया। और इस SO2 से क्या मिलेगा, याद करो, H2SO4 ये मिलेगा। फेरिक से तो कन्वर्ट हो गया FeSO4 फेरस में, और SO2 से मिल गया H2SO4। अब देखो बच्चों सुनो, इधर 2 आयरन है, इधर 1 आयरन है, बैलेंस करने के लिए यहाँ आगे मैंने 2 लगा दिया। अब देखो बच्चों, आपको बैलेंस करना पड़ेगा H2SO4 को, सल्फर को। 3 and 1 4 है, 2 यहाँ पर है, यहाँ आगे इसके आगे 2 लगा दो, लगा दिया। अब बच्चों बैलेंस करो, देखो क्या हुई, क्या बैलेंसिंग, क्या हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा बैलेंसिंग करने के लिए। हमारे पास देखो, इधर ये 12 and 15 है, इधर कितनी हो रही है, देखो आपकी 16 हो रही है। इधर 15 ऑक्सीजन, इधर 16 ऑक्सीजन है ना। 15 एंड 16 ऑक्सीजन हो रही है, तो बैलेंस कैसे करोगे बच्चों बताओ। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, चेक करो, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, चेक करो। इधर कितनी हो रही है, देखो बेटा सुनो, इधर देखो ये 12 एंड 2 16, फिर 12 to 14 एंड 1 15, तो यहाँ 2H2 कर दो। होगी क्या बैलेंसिंग, बैलेंसिंग होगी क्या। अरे बैलेंसिंग हो गई क्या नवाबों। इसी तरह से देखो बच्चों सुनो, ये आप बैलेंस करेंगे बच्चों, KMnO4 प्लस SO2 प्लस वाटर। देखो क्या बनाओगे, K से बनेगा K2SO4, Mn बनेगा MnSO4 और H2SO4। क्या आप इसको बैलेंस कर पाएंगे, क्या आप इसको बैलेंस कर पाएंगे। अरे बोलो, बैलेंस कर सकते हो क्या, करोगे ट्राई घर पे बैलेंस करने की। और एक ये K2Cr2O7 SO2 प्लस H2O क्या मिल जाएगा, इससे मिलेगा देखो K2SO4 प्लस Cr2SO4 की होल थ्राइस प्लस H2SO4। ठीक है ना, ये आप मुझे बैलेंस करके बताना, बाकी अपन कल करते हैं बच्चों। तो संडे को आपका पेपर होगा, वो इवनिंग में टाइम में होगा, ठीक है ना। ये आप बच्चों करना, इनको बैलेंस करके बताना दोनों इक्वेशंस को, और अगर नहीं होती तो मुझे कल बताना, मैं आपको बैलेंस करके बता दूंगा। संडे को पेपर होगा, पी ब्लॉक एंड पीरियोडिक टेबल इवनिंग के टाइम में होगा, और ये जो आपका चैप्टर है वो नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा।
नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। तो फिर अगले आप फर्स्ट बुक में बच रहे हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री एंड डी ब्लॉक, है ना। तो कोऑर्डिनेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, डी ब्लॉक तो छोटा है, तो जल्दी हो जाएगी अपनी फर्स्ट बुक खत्म। मतलब 50% सिलेबस अपन कर चुके हैं बेटा कवर अप।